नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। इससे पिछले वीडियो में हमने चंद्रवंश के राजाओं की बात की थी और हम जो है 50वें राजा जो हमारा कौन था, बाज बहादुर चंद, वहां तक हमने इन राजाओं की वंशावली के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम इससे आगे जो हमारे राजा हुए उन्होंने क्या क्या कुछ ऐसा कार्य किया जिनकी वजह से उनका नाम आज भी जो है इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जैसे उससे आगे हमारा एक राजा हुआ, जैसे हमने इससे पहले 50वें राजा तक तो बात कर ली थी, और आज हम जो उसके आगे एक हमारा 51वां राजा हुआ था उसकी हम बात करेंगे, जिसका नाम क्या था, उद्योतचंद। 51वां राजा और नाम था उद्योतचंद। उद्योतचंद, और अगर उद्योतचंद के अगर शासन काल की बात करें कि इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो इसका शासनकाल था 1678 से और 1698। 1678 से 1698 ईस्वी, ये इसका शासनकाल माना जाता है। इसकी क्या विशेषता है कि इसका एक ताम्रपत्र मिलता है, बरम ताम्रपत्र, जो कि कहा, पिथौरागढ़ से, और 1679 में ये ताम्रपत्र जो है ये इसने स्थापित करवाया था। तो इस ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है, ये जो उद्योतचंद का ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है, बरम ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि इसके द्वारा इसके राजवेद को भूमि दान में दी गई। कुछ ऐसा माना गया है कि एक बार इसकी जो है माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो इसका एक राजवेद था वरद जोशी, और उसके द्वारा जो है इसकी माँ का संपूर्ण इलाज करके इसकी माँ को स्वस्थ किया गया। और इस उपलक्ष्य में इस उद्योतचंद के द्वारा इस राजवेद को, जिसका नाम था वरद जोशी, जिसको ये भूमि दान में देता है, या गुंठ या रोत भूमि दान में देता है। गुंठ या रोत भूमि वह भूमि थी जिसे ये मंदिरों में या किसी को दान में दे देते थे, जिस पर छयाड़ा नहीं लिया जाता था। छयाड़ा इनका एक टैक्स होता था, जो कि अनाज का 6वां भाग होता था। तो गुंठ या रोत भूमि दान में दी जाती थी, जिसपे टैक्स नहीं लगता था। और यही गुंठ भूमि जो है वरद जोशी को भी इस उद्योतचंद के द्वारा दिया गया। और इसका जो ताम्रपत्र मिलता है वो है बरम ताम्रपत्र, जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़। और यह उद्योतचंद ने कब वो करवाया था, तो इसका जो समय दिया गया है, उद्योतचंद ने जब इसको लिखवाया था या स्थापित करवाया था ये ताम्रपत्र, तो वो है 1679 ईस्वी। ये इस समय का ताम्रपत्र है इसका, क्योंकि इसका जब ये शासनकाल 1678 से है, तो इसके एक साल बाद ही इसने इस ताम्रपत्र की जो है रचना की थी, या ताम्रपत्र इसने वहां पे स्थापित करवाया था 1679 ईस्वी में, कहा, पिथौरागढ़ में। यह भारती चंद के बाद पहला ऐसा शासक था। एक तो भारती चंद ने यक्षमल जो नेपाल का राजा था उस पर अटैक किया था। भारती चंद के बाद यही एक ऐसा राजा था, या दूसरा राजा ये था, जिसने, एक तो भारती चंद ने अटैक किया था, नेपाल के डोटी राजाओं के प्रति आक्रमण किया था। एक ये उद्योतचंद हुआ जिसने नेपाल के राजा या डोटी के राजा के प्रति विद्रोह किया था। और उस समय डोटी का जो राजा था उसका नाम था देवपाल। जो डोटी का जो राजा हुआ करता था उसका नाम था देवपाल। इसने देवपाल पर आक्रमण किया, और देवपाल पर जब इसने आक्रमण किया तो ये इस युद्ध में जीत गया। और इसने जो इन डोटी नरेशों की शीतकालीन जो राजधानी हुआ करती थी, जुराइल और दीपाइल, दो राजधानियां शीतकालीन, अलग अलग राजधानी, एक तो जुराइल और एक थी दीपाइल। इन राजधानियों पर इसने अपना कब्जा कर लिया उद्योतचंद ने। इस डोटी नरेश को इसने पराजय करके इनकी जो शीतकालीन राजधानी थी जुराइल और दीपाइल, उस पर अपना आधिपत्य कर दिया इस उद्योतचंद ने। और
उस समय जो डोटी का जो राजा था उसका नाम था देवपाल। तो इसके बारे में यही कुछ खास बातें हैं। एक तो इसने डोटी के विरुद्ध आक्रमण किया, डोटी नरेश के विरुद्ध आक्रमण किया, और दूसरा एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें वरद जोशी का उल्लेख है कि इस वरद जोशी को इसने, जो कि उद्योग चंद का राजवेद था, उद्योग चंद के द्वारा वरद जोशी को भूमि दान में दी गई, जिस भूमि को गुंठ या रोत भूमि भी कहा जाता था। गुंठ या रोत भूमि वह भूमि है जिस पर छयाड़ा या नेग नहीं लिया जाता था। कर को ये लोग नेग कहते थे, छयाड़ा जो नेग के रूप में लिया जाता था। अनाज का या वो उपज का जो छठवां भाग था वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। तो गुंठ भूमि वह भूमि थी जिसपे टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ऐसा उसमें उल्लेख किया है बरम ताम्रपत्र में, जो कि पिथौरागढ़ में 1679 का है। ठीक है। अब ऐसा ही एक शासन और है 52वां ज्ञानचंद। एक तो हमने 29वां देखा था गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक है, जिसको कि गरुड़ की उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो उसको हम ज्ञानचंद प्रथम भी लिखते थे। एक दूसरा है ज्ञानचंद, इस ज्ञानचंद को हम ज्ञानचंद द्वितीय कहेंगे, क्योंकि एक ज्ञानचंद तो पहले ही हो गया था। ठीक है। अब हम जिस ज्ञानचंद की बात करेंगे वो है ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद द्वितीय। और इस ज्ञानचंद के अगर शासन काल की बात करें तो इसका शासन काल था 1698 से और 1708 ईस्वी। 1698 से और 1708 ईस्वी इसका शासन काल रहा। और इसके शासन काल में इसने जो है क्या किया था, उस समय जो गढ़वाल का राजा हुआ करता था फतेह शाह, फतेह शाह गढ़वाल के परमार राजवंश की राजगद्दी पर उस समय शासन कर रहा था। तो इस ज्ञानचंद ने फतेह शाह पर आक्रमण किया। और फतेह शाह का आक्रमण जो किया था इसने फतेह शाह पे, वो कहाँ पे किया था, जो फतेह शाह का जो बधानगढ़ का किला था उस बधानगढ़ के किले पे आक्रमण किया इस ज्ञानचंद द्वितीय ने। एक तो रुद्रचंद्र और बलभद्रपाल शाह के बीच में युद्ध हुआ था पहले ही, जिसमें हमने बात की थी बधानगढ़ का युद्ध, जिसमें जो है ये रुद्रचंद हार गया था और रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत भी मारा गया था। उसके बाद ये जो ज्ञानचंद है इसने बधानगढ़ किले पे अटैक किया था। फतेह शाह उस टाइम पे शासन कर रहा था और इसने वहां बधानगढ़ के किले से जो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा थी उसको वहां से उठा के लेके गया और अल्मोड़ा में उसको स्थापित कर दिया। तो ये इसकी एक मुख्य बात है, इसने फतेह शाह के बधानगढ़ किले पर आक्रमण किया और वहां पर जो है जो नंदा देवी आज अल्मोड़ा में है उसकी स्वर्ण प्रतिमा उससे पहले बधानगढ़ में हुआ करती थी। और इसी ज्ञानचंद के द्वारा उस किले पर आक्रमण करके वहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को उठा के जो है अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया गया। तो ये एक तो यही मुख्य है इसका। ठीक है। फतेह शाह पर आक्रमण, फतेह शाह पर आक्रमण किसके द्वारा, तो ज्ञानचंद के द्वारा। और इसने जो है यहां से बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अल्मोड़ा में स्थापित किया। बधानगढ़ से अल्मोड़ा। और किस देवी की थी, तो नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा जो थी वो वहां से उठा के और अल्मोड़ा में स्थापित कर दी ज्ञानचंद, जिसका कि शासन काल था 1698 से 1708 ईस्वी। अब ये हो गया हमारा 52वां राजा था, 52वें क्रम का ये राजा था। ठीक है। और टोटल हमने बताया कि 62 राजा हुए और उनकी हमने पूरी वंशावली और शासन काल भी आपको इससे पिछले वाली 2 वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। तो अब हमने 51वें राजा की बात कर ली और 52वें राजा इस ज्ञानचंद की भी बात कर ली। तो थोड़ी सी आगे और बढ़ते हैं, एक और राजा की बात करते हैं जो कि 53वां क्रम का था और जिसका नाम था जगतचंद। और शासन काल की अगर जगतचंद के बात करें तो जगतचंद का जो शासन काल था वो था 1708 ईस्वी से और 1720 ईस्वी। 53वां क्रम का राजा, 53वां, और नाम था
जगत चंद, और शासनकाल 1708 से और 1720 ईस्वी तक इस जगत चंद का शासन काल रहा। कहा? कुमाऊं के चंद वंश की राजगद्दी पर। और इस टाइम पे गढ़वाल का राजा भी फतेह शाह ही था। ज्ञानचंद के टाइम पे भी फतेह शाह था, बधानगढ़ के किले वाली बात जो बताई उस टाइम पे भी फतेह शाह था। और इसके आगे भी जब जगत चंद शासक बना चंदवंश का, तो गढ़वाल का राजा कौन था? तो गढ़वाल का राजा उस समय फतेह शाह ही था, फतेह शाह। ठीक है। और इसके स्वर्ण काल, इसके शासन काल को, जगत चंद के शासन काल को, ये राजा का, ये प्रजा का बहुत प्रियतम राजा था। और इसके शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। कुमाऊं का स्वर्ण काल, ये जनता का बहुत लोकप्रिय राजा था। कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता था? तो जगत चंद के शासन काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो इसने भी जो है फतेह शाह पर आक्रमण किया। फतेह शाह पर आक्रमण करके इसने फतेह शाह के श्रीनगर, जो उस टाइम उसकी राजधानी थी, श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था। श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था। इस फतेह शाह की जो उस समय जो राजधानी थी, इसने उस राजधानी पर अधिकार कर लिया था जगत चंद ने। ठीक है। ये एक तो इस समय जो अगर गढ़वाल नरेश पूछे तो कौन था? फतेह शाह। और दूसरा इसने इसे, इसके जो शासन काल को है क्या कहा जाता है? कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसने जो है श्रीनगर पर अपना अधिकार कर लिया था। फतेह शाह के विरुद्ध में इसने आक्रमण किया था। तो ये इसकी मुख्य बात है। ठीक है। इससे आगे एक और राजा हुआ जिसका नाम था देवीचंद, और उसका शासनकाल, देवीचंद का जो शासन काल था वो था 1720 से। इसके बाद तुरंत शासन बना था ये 53वां, इसके बाद 54वां एक देवीचंद शासक था जिसका शासन काल था 1720 से और 1726 तक। तो ये हो गया। आगे शासक की बात करते हैं दूसरे देवीचंद की। 53वां जगतचंद, फतेह शाह इसका समकालीन था गढ़वाल में, और कुमाऊं का स्वर्णकाल इसके शासन काल को कहा जाता है। और फतेह शाह पर आक्रमण करके इसने श्रीनगर को अपने अधिकार में ले लिया था। अब आता है हमारा 54वां, कौन? देवीचंद। 1720 से और 1726 देवीचंद का शासन काल रहा। 54वां देवी चंद, और शासनकाल 1720 से 1726। 1720 से 1726 मात्र 6 साल तक शासन किया गया देवी चंद के द्वारा। और इस देवी चंद को कहा गया है कुमाऊं का विक्रमादित्य। कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंदवंशीय राजा देवीचंद, जो कि 54वां क्रम का था। ऐसे सपने इसके सलाहकार द्वारा इसे दिखाए गए थे कि, और इसके जो सलाहकार थे इन्होंने तो इसको सपने दिखा दिए और ये सपनों में ही मगन रह गया। और इनके जो सलाहकार थे, प्रजा के जो मंत्रिमंडल थे, इन्होंने इसके राज खजाने को पूरा लूट लिया। और इसलिए बाद में इतिहासकारों द्वारा इसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा गया। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। एक तो यही हो गया कि कुमाऊं का विक्रमादित्य, इसके बारे में यही खास बात है और महत्वपूर्ण भी परीक्षा की दृष्टि से कि कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो देवीचंद को विक्रमादित्य। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो कुमाऊं का विक्रमादित्य देवीचंद को, और कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी किसे कहा जाता है? तो देवीचंद को। दूसरा पॉइंट, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक कुमाऊं का किसे कहा जाता है?
तो देवीचंद को, जिसका शासनकाल 1720 से 1726। और कुमाऊं का विक्रमादित्य अगर कोई पूछे तो ये भी कहा जाता है देवीचंद को ही। ऐसे कुछ उपनाम रहे इनके, और ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कि कुमाऊं का विक्रमादित्य, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं परीक्षा में। तो कुमाऊं का विक्रमादित्य भी हो गया, देवीचंद, और कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऐसे सपने दिखाए थे, ये था नहीं वैसे विक्रमादित्य, लेकिन इसके सलाहकारों इस द्वारा जो है इसे सपने दिखाए गए विक्रमादित्य का, लेकिन बाद में ये बन गया मोहम्मद बिन तुगलक। सारा राज खजाना इसने अपना पूरा लुटा दिया, क्योंकि ये तो सपनों में मलिन था। सलाहकारों ने इसको सपने दिखाया और उसका फायदा उठा के राज्य को जो है लूट लिया। तो ऐसा कुछ हुआ इसके साथ, इसीलिए इसको जो है बाद में मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। अब 54 के बाद हम सीधे 56वें राजा की बात करेंगे, और जो 56वां हमारा राजा था वो था कल्याण चंद, और शासनकाल था कल्याण चंद का 1729 से और 1747। तो हमारा जो 56वां राजा था वो था कल्याण चंद, 56वां कल्याण चंद, और शासनकाल था इसका 1729 से और 1747। 1729 से 1747 इस राजा का कालक्रम है, और इसके बारे में मुख्यतः ये जानकारी मिलती है कि इसका एक प्रमुख जो वो था, कवि था इसके टाइम पे, शिव। इसके शासन काल में ही कल्याण चंद्रोदयम की रचना की गई, शिव, प्रसिद्ध कवि शिव के द्वारा। तो एक तो इसके टाइम पे कल्याण चंद्रोदयम की रचना हुई, कल्याण चंद्रोदयम। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो शिव के द्वारा, प्रसिद्ध एक कवि थे शिव, उनके द्वारा यह कल्याण चंद्रोदयम लिखा गया है। और दूसरा इसने क्या किया, अल्मोड़ा में इसके द्वारा चौमहल का भी निर्माण करवाया गया कल्याण चंद्र के द्वारा ही। चौमहल जो कि कहाँ है, अल्मोड़ा। चौमहल का निर्माण। तो क्वेश्चन ये है कि चौमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो कल्याण चंद्र के द्वारा, और कहां पे, अल्मोड़ा में। तीसरी बात इसकी है, इसे क्या कहा जाता है, कुमाऊं का कुंभकर्ण। कुमाऊं का कुंभकर्ण। कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहा जाता है, तो इसी कल्याण चंद्र को कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है। अब ये कुमाऊं का कुंभकर्ण इसे क्यों कहा जाता है कि इसके शासन काल में क्या हुआ था, रोहिला आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था, रोहिला आक्रमण हुआ था कल्याण चंद्र के शासन काल में कुमाऊं में, रोहिला आक्रमण। अब ये जो रोहिला थे बड़े शक्तिशाली थे। अब इनके आक्रमण के डर से कल्याण चंद भाग गया गैरसैंण में, और गैरसैंण में ये गढ़वाल नरेश जो था उस टाइम पे प्रदीप शाह गढ़वाल नरेश था। कौन था, प्रदीप शाह। गैरसैंण भाग गया और प्रदीप शाह से शरण मांगने लगा, प्रदीप शाह की शरण में चले गया रोहिला आक्रमण के डर से। कौन, ये कल्याण चंद। अब जब रोहिला आक्रमण हुआ तो प्रदीप शाह ने इसका साथ दिया, और फिर भी जो है रोहिला भारी पड़ने लग गए थे इन दोनों पे ही। तो इस टाइम पे इनका एक दीवान होता था चंद्रवंश का। इस कल्याण चंद का जो दीवान था उसका नाम था शिवदत्त जोशी। शिवदत्त जोशी एक कल्याण चंद का दीवान हुआ करता था, और इसका जो पुत्र था कल्याण चंद का वो था दीपचंद, और उसका जो दीवान था वो था हर्षदेव जोशी। तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे कल्याण चंद की। इसका एक दीवान था शिवदत्त जोशी। जब रोहिला आक्रमण हुआ था तो इसने बड़ी वीरता दिखाई थी, और इस कारण इसे कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है। तो कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है,
तो शिवदत्त जोशी क्या कहा जाता है? कुमाऊं का शिवाजी, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को। ये भी एक नोट लिख लेना कि कुमाऊं का शिवाजी शिवदत्त जोशी को कहा जाता है, जो कि कल्याण चंद का तत्कालीन दीवान था। उस समय जब कल्याण चंद राज कर रहा था तो उसका दीवान था शिवदत्त जोशी। और ये नाम इसलिए दिया गया कि रोहिलों के जब रोहिलों का यहाँ पर आक्रमण हुआ था तो इसने बड़ी वीरता दिखाई थी रोहिलों के विरुद्ध में। अब हम बात कर रहे थे कि इसका जो है ये कुंभकर्ण नाम क्यों पड़ा, कि मतलब इसने पूरे जीवन भर कुछ नहीं किया अपने उसमें, ये तो चौमहल का निर्माण, ये सब छोटी सी बात थी। लेकिन जब रोहिला आक्रमण हुआ, कोई आक्रमण हुआ, तो उसको वो संभालने में नाकामयाब रहा। तो इस टाइम पे वो प्रदीप शाह की शरण में चले गया गैरसैंण। अब जब ये दोनों ने मिलके रोहिलाओं के प्रति आक्रमण किया तो रोहिला फिर भी भारी पड़ने लग गए। फिर प्रदीप शाह के द्वारा इसको 3 लाख रुपए उधार दिए गए। किसको? कल्याण चंद को। ये 3 लाख इसलिए दिए गए कि रोहिला और इनके बीच में एक संधि हुई, चंदवंश के बीच में और रोहिलाओं के बीच में एक संधि हुई, जिसमें कि रोहिलाओं ने अपने युद्ध का हर्जाना और खर्चाना दोनों मांगने की मांग की कि तब जो है ये संधि होगी। तो रोहिलाओं ने 3 लाख का इन पे हर्जाना लगाया युद्ध का। और कल्याण चंद के पास भी वो 3 लाख नहीं थे, तो प्रदीप शाह से उधार लिए थे 3 लाख। और जनता ने इसे फिर क्या कहा कि ये कुंभकर्ण है, तो इसीलिए इसे कुमाऊं का कुंभकर्ण भी कहा जाता है। कुमाऊं का कुंभकर्ण तो कल्याण चंद, और कुमाऊं का शिवाजी तो किसे? शिवदत्त जोशी। और इससे पहले हमने बात की थी कुमाऊं का विक्रमादित्य और कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो वो किसको कहा जाता था? देवी चंद को। या आ गया। कल्याण चंद्रोदय की रचना भी इसके शासनकाल में हुई, और किसके द्वारा? प्रसिद्ध कवि शिव के द्वारा। ठीक है, कल्याण चंद्रोदय ये भी प्रसिद्ध कवि शिव के द्वारा इसी टाइम पे। चौमहल का निर्माण कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अगर कोई पूछे कि चौमहल कहाँ है तो अल्मोड़ा में। और कुमाऊं का कुंभकर्ण अगर पूछे तो किसे कहा जाता है? कल्याण चंद को। ये हमारा था 56वां क्रम का राजा। और 57वें क्रम का था हमारा दीपचंद जोशी, जिसका दीवान कौन था? हर्षदेव जोशी। तो उसके बारे में भी थोड़ी सा लिख लेते हैं। उसके बारे में कुछ प्रमुख तो है नहीं, लेकिन उसके बारे में प्रमुख ये है कि उसके शासन काल में, दीपचंद जोशी के शासन काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में? कब? 1761 में। और उसका जो शासन काल था वो था 1748 से और 1777। तो दीपचंद को थोड़ी देख लेते हैं। हमारा जो 57वां क्रम का ये राजा था और नाम था दीपचंद। दीपचंद और शासनकाल हमने देखा 1748 से और 1777। 1777। इसका जो दीवान था उसका नाम क्या था? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार भी है। और बाद में जब यहाँ पे गोरखा आक्रमण होता है तो ऐसा बताया जाता है कि इनके राज दरबार में एक गूढ़ तंत्र ऐसे स्थापित हो गया था, आपसी सामंजस्य बिल्कुल ना के बराबर हो गया था प्रजा के बीच में, दीवान के बीच में और राजा के बीच में। इसलिए जो ये जो हर्षदेव जोशी है यही आमंत्रित करता है आक्रमण के लिए। किसको? गोरखाओं को। तो ऐसा कुछ बताया जाता है। तो इसका जो दीवान था ये था हर्षदेव जोशी। और इसके शासन काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध ये कब हुआ था? तो 1761 में। किस किस के बीच हुआ था? मुगलों और मराठाओं के बीच में, मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में जब ये युद्ध हुआ था। इसके बारे में यही विशेष है कि इसने मराठाओं के विपरीत में मुगलों का साथ दिया था और मराठाओं के विपरीत में जो है अपनी सेना भेजी थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के विपरीत मोहम्मद शाह अब्दाली, उसके विपरीत में इसने अपनी सेना भेजी थी। मराठाओं के विपरीत इसने सेना भेजी थी युद्ध के लिए।
तो इसने मुगलों का उस समय साथ दिया था, इसीलिए दीपचंद प्रमुख राजा है, क्योंकि इस समय पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत के युद्ध में इसने अपनी सेनाएं भेजी। और दूसरा इसका जो दीवान था वो भी एक मुख्य है कि हर्षदेव जोशी इसका दीवान था। अब बात करते हैं चंद्रवंश का अंतिम जो राजा था महेंद्र चंद, जिसका शासनकाल था हमारा 1788 से और 1790 इसका शासनकाल रहा महेंद्र चंद का, जो कि चंद्रवंश का अंतिम शासक था। और कौन सा? 62वां क्रम। महेंद्र चंद और शासनकाल था 1788 से 1790। एक तो ये चंद्रवंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक चंद्रवंश का। दूसरा, इसके टाइम में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध से इसका पूरा शासनकाल समाप्त हो गया, पूरे चंद्रवंश का ही अंत हो गया, जिस युद्ध का नाम था हवालबाग का युद्ध। हवालबाग, ये हवालबाग का मैदान कहाँ है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में हवालबाग का युद्ध हुआ था गोरखाओं के और महेंद्र चंद के बीच में। और यहाँ पे जो है इस चंद्रवंश की हार हो गई थी और यहीं तक चंद्रवंश का अंत हो गया था। और 1790 से और 1815 तक जो है यहाँ पर पूरे, उसके बाद तो 1804-5 से गढ़वाल में भी राज हो जाएगा, लेकिन 1790 से जो है यहाँ पर गोरखाओं का शासनकाल शुरू हो जाएगा और 1815-16 तक, संगोली की संधि तक इनका शासनकाल, अब गोरखाओं का शासनकाल चलता रहेगा। तो महेंद्र चंद के बारे में यही है कि एक तो हवालबाग का युद्ध हुआ था अल्मोड़ा में, ठीक है, और ये अंतिम शासक था चंद्रवंश का। और इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे गोरखा शासनकाल की, या फिर हम ऐसे करेंगे कि गढ़वाल के राजवंश, पंवार राजवंश को साथ में लेके चलेंगे और फिर गोरखा शासनकाल को पूरे 1790 तक और लास्ट 1815-16 तक लास्ट तक इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम चाह रहे हैं कि पंवार वंश की जो वंशावली है उसको शुरू कर दिया जाए और पंवार वंश को पूरी डीपली पढ़ाया जाए। तो आगे आने वाली वीडियो में हम देख लेंगे कि हम पंवार वंश की ही बात करेंगे। तो अब हमने इन 62 राजाओं की बात की, इस चंद्रवंश के बाद हम पंवार वंश की बात करेंगे। तो उससे पहले हम इसके शासन प्रशासन की भी बात करेंगे अगले वीडियो में। इनका जो आय का साधन था वो क्या था, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, कि राज्य किस प्रकार बटा हुआ था, मंडलों में, गर्भ में, प्रांत में किस हिसाब से बटा हुआ था, तो वो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए हमारी ये चंद्रवंश की जो वंशावली है या जो ये चंद्रवंश का शासन काल है ये फिलहाल खत्म हो गया और अब हम इसके प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।